सातवाहन स्टार्ट कर रहे हैं। सातवाहन की युगीन संस्कृति, पिछला लेक्चर यहाँ तक छोड़ा था, अब सातवाहन युगीन संस्कृति स्टार्ट कर रहे हैं। तो सातवाहन युग में दक्कन की भौतिक संस्कृति के स्थानीय उपादान और उत्तर के वैशिष्ट्यों दोनों का विवरण है। तो इसकी जो सांस्कृतिक है, इसमें उपादान और उत्तर के वैशिष्ट्य दोनों का मिश्रण है। करीमनगर जिले में एक स्थान पर लोहार की एक दुकान भी मिली है। सातवाहनों ने करीमनगर एवं वरंगल के लौह अयस्कों का प्रयोग किया। तो करीमनगर जिले में एक स्थान पर लोहार की एक दुकान भी मिली है और इन्होंने करीमनगर एवं वरंगल के लौह अयस्कों का प्रयोग किया होगा। देखें अगला पॉइंट, सातवाहनों ने स्वर्ण का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया होगा, क्योंकि उन्होंने कुषाणों की तरह सोने के सिक्के नहीं चलाए। उनके सिक्के अधिकांश शीशे के थे। उन्होंने पोटीन, तांबे एवं कांसे की मुद्राएं चलाई। तो पोटीन के, तांबे के, कांस के सिक्के। दक्कन के लोग कपास उपजाते थे। कपास विदेशियों के विवरणों में आंध्र कपास के उत्पादन में मशहूर बताया गया है। तो आंध्र किसके उत्पादन में मशहूर था? कपास। प्लाइनी के अनुसार आंध्र राज्य की सेना 1,00,000 पद्धति, 2,000 घुड़सवार और 1,000 हाथी थे। प्लाइनी ने लिखा है कि पूर्वी दक्कन में आंध्र प्रदेश में दीवार से घिरे 30 नगर थे और बहुत सारे गांव भी। तो दीवार से घिरे 30 नगर थे, 30 नगर प्लाइनी ने बताया। भारी संख्या में मिले रोमन और सातवाहन सिक्कों में से बढ़ते हुए व्यापार का संकेत मिलता है। तो व्यापार का संकेत कैसे मिलता है? रोमन और सातवाहन सिक्कों से भारी संख्या में सिक्के मिले हैं। सामाजिक संगठन की बात करें, सातवाहन दक्कन के एक कबीले के लोग थे, लेकिन वे ब्राह्मण बना दिए गए थे। तो पहले तो कबीले के लोग थे, बाद में ब्राह्मण बना दिए गए थे। गौतमी पुत्र शतकर्णी ने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण 4 वर्णों वाली को फिर से चतुर्वर्ण को स्थापित किया और वर्ण संकर व्यवस्था, वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। तो वर्ण संकर व्यवस्था मतलब वर्णों और जाति के सम्मिश्रण को किसने? गौतमी पुत्र शतकर्णी ने रोका। और वर्ण, चतुर्वर्ण को बहुत इंपॉर्टेंस दी। क्या दे दी? इंपॉर्टेंस दे दी, महत्व दिया, महत्व। ठीक है, अर्थात वर्ण संकर कुप्रथा को रोकने के लिए 4 वर्णों की प्रथा को उसने पुनः स्थापित कर दिया कि मिलन न हो, मिक्सचर न हो। ब्राह्मणों के भूमिदान या जागीर देने वाले प्रथम शासक सातवाहन ही थे। तो ब्राह्मणों को भूमिदान देना, जागीर देना ब्राह्मणों को, ये सातवाहन ने पहली बार किया। किंतु उन्हें अधिकतर भूमिदान बौद्ध भिक्षुओं को ही दिया, पर बौद्ध भिक्षुओं को भी इन्होंने बहुत भूमिदान दिया। उत्तर के कट्टर ब्राह्मण लोग आंध्रों का वर्ण संकर मानकर हीन समझते थे। तो उत्तर के जो कट्टर ब्राह्मण थे वो आंध्रों को कहते थे कि वर्ण संकर हैं, मिक्सचर हैं, तो इन्होंने हीन भावना से देखा, हकीर निगाह से देखा। शिल्प एवं वाणिज्य में हुई उन्नति के फलस्वरूप इस काल में अनेक वणिक और शिल्पी चमक उठे। शिल्पी और वणिक दोनों ही ने बौद्ध धर्म के निमित्त उदारतापूर्ण दान दिए। तो शिल्पी और वणिक ये लोग बहुत, इनका उत्थान हुआ इस समय, और इन्होंने खूब दान दिया बौद्ध धर्म को। शिल्पियों ने गांधिकों का नाम दाता के रूप में बारंबार उल्लिखित है। गांधिक वे शिल्पी कहलाते थे जो इत्र आदि बनाते थे, वो गांधिक थे। श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठिन कहा जाता था तथा श्रेणी के कार्यालयों को निगम सभा कहा जाता था। भरूच सातवाहन काल का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र था। तो भरूच सातवाहन काल में व्यापार व्यवसाय में चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रयोग करते थे। चांदी का और तांबे का, जिसे कारशापाण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कारशापाण। तो सातवाहन काल में ये चांदी और तांबे के सिक्कल को कहा जाता था कारशापाण। सातवाहन काल में दक्कन की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यह 200 वर्ष का काल दक्षिण में बौद्ध धर्म के लिए सर्वाधिक गौरवशाली युग था। गौतमी पुत्र शतकर्णी को आगमन निलय, वेदों का आश्रय तथा अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। तो आगमन निलय, वेदों का आश्रय तथा अद्वितीय ब्राह्मण किसको? गौतमी पुत्र शतकर्णी को। यद्यपि यारजाओं के नाम मात्र प्रधान हैं, किंतु सारतः सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र होता था। तो ये पितृतंत्रात्मक था क्योंकि राज सिंह का उत्तराधिकारी पुत्र होता था। तो पैटर्नल, ज़्यादातर पैटर्नल लीनिएज चलती थी राजाओं। तो जाहिर सी बात है पैटर्नल इन्फ्लुएंस तब देते ही थे। देन प्रशासनिक ढांचा की बात करें, सातवाहनों ने
कई प्रशासनिक इकाइयाँ वहीं रखीं जो अशोक के काल में पाई गई हैं। उनके समय में जिला को अशोक के काल की तरह ही आहार कहते थे। आहार, ठीक। उनके अधिकारी मौर्य काल की तरह अमात्य और महामात्यास थे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक गौलमीक कहलाता था। गौलमीक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। सातवाहन शासन में सैनिक का लक्षण इससे भी प्रकट होता है कि उनके अभिलेखों में कटक और स्कंदवार शब्दों का खूब उल्लेख मिलता है। तो कटक शब्द और स्कंदवार वे सैनिक शिविर और उपनिवेश होते थे तथा प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी काम करते थे। इस प्रकार सातवाहन शासकों का दमन एक महत्वपूर्ण नीति रहा। सातवाहनों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्रामदान दिए कि तथा ग्रामदान देने की प्रथा प्रारंभ की जो आबाद भूमि और ग्रामदान में दिए जाते थे और उन्हें राजपुरुषों और सैनिकों तथा हर कोटि के राजकीय अधिकारियों से हस्तक्षेप से मुक्त थे। उनके हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया था। सारे अधिकारियों के हस्तक्षेप से ये मुक्त रहेंगे। सामंतिक लक्षण का आभास सर्वप्रथम सातवाहन काल में ही प्रतीत होता है। इस काल में सामंतों की 3 श्रेणियां हो गईं। प्रथम श्रेणी राजा सिक्का ढालने का अधिकरण था, द्वितीय महाभोज और तृतीय श्रेणी सेनापति। धर्म, समाज में वैष्णव धर्म और शैव धर्म की प्रधानता थी और सातवाहन राज्य में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का बोलबाला था। तो महायान संप्रदाय सातवाहन वंश में कौन सा बोलबाला था? महायान संप्रदाय का। मुख्यतः शिल्पियों के बीच शिल्पकार जो थे ये लोग ज़्यादा इसमें बिलीव रख रहे थे। देन आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंड और अमरावती सातवाहनों के शासन और विशेषकर उनके उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के शासन में बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बने थे। तो नागार्जुनकोंडा और अमरावती ये बौद्ध संस्कृति के मुख्य केंद्र थे इक्ष्वाकुओं और सातवाहनों के बीच। फिर कला और भाषा की बात की जाए, सातवाहन काल में पश्चिमोत्तर दक्कन या महाराष्ट्र में अत्यधिक दक्षता और लगन के साथ ठोस चट्टानों को काट कर चैत्य एवं विहार बनाए गए। तो सातवाहन काल में पश्चिमोत्तर दक्कन या महाराष्ट्र में अत्यंत दक्षता और लगन के साथ ठोस चट्टानों को काट कर चैत्य और विहार बनाए गए। वस्तुतः यह प्रक्रिया 200 ईसा पूर्व के आसपास एक शताब्दी पहले ही आरंभ हो चुकी थी। चैत्य एवं बौद्ध मंदिर या प्रार्थना स्थल विहार जहाँ भिक्षु निवास करते हैं। सबसे मशहूर चैत्य पश्चिमी दक्कन में कार्ले का है तथा स्तूपों में सबसे अधिक अमरावती का स्तूप है। अमरावती का स्तूप जो हुआ है निर्माण लगभग 200 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। यह स्तूप भित्ति प्रतिमाओं से भरा हुआ है। भित्ति प्रतिमाओं। यह स्तूप का पता सर्वप्रथम मैकेंजी ने 1797 में लगाया था। तो 1797 में जब अपने यहाँ में भी कॉर्नवालिस का रूल ख़त्म हुआ, वेलेस्ली का शुरू हुआ था और मराठास पीक पे थे या डाउनफॉल करने जा रहे थे यहाँ आप याद करिए ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम कब हुआ है और मैसूर के साथ कब हुआ था और कौन था इसमें रूलर। ये सारी चीज़ें इसी के बीच में हुई हैं और 1797 का वो समय था। फिर मैकेंजी ने इसको 1797 में तभी पता लगाया। नागार्जुनकोंडा सातवाहनों के उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के काल में अपने चरमोत्कर्ष पर था। तो ये नागार्जुनकोंडा इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट सातवाहन पीरियड का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। नागार्जुनकोंडा जब भी आए तो सातवाहन से समझ जाइए लिंक है। इक्ष्वाकुओं ने ही दक्षिण भारत में सर्वप्रथम ईंट के हिंदू मंदिर बनाना नागार्जुनकोंडा बनाया। तो सर्वप्रथम ईंट के मंदिर नागार्जुनकोंड में किसने बनवाए? इक्ष्वाकुओं ने। सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृत थी। इनकी भाषा प्राकृत थी। लिपि ब्रह्मी, तो लिपि तो ब्रह्मी थी पर भाषा प्राकृत थी। सातवाहन नरेश हाल ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ गाथा सप्तशती की रचना इसी भाषा में की थी। प्रकृत ने हाल एक ये सातवाहन नरेश भी थे और ये क्या नाम है पोएट भी थे, गाथा सप्तशती। धर्म की अगर बात की जाए, स्मृति काल में राजा जो स्वयं को देवता का प्रतिनिधि मानते थे, सातवाहन काल आते आते वे स्वयं को एक साथ देवताओं का तादात्म्य में स्थापित करने लगे। जैसे गौतमी पुत्र शतकर्णी ने स्वयं को कृष्ण, बलराम और संकर्षण का रूप स्वीकार किया। तो ये देवता थे और भगवान के रूप थे, जैसे अपने आप को भगवान का रूप तो मानते थे कृष्ण, बलराम और संकर्षण। तो यहाँ तो देखो स्मृति काल में राजा स्वयं को देवता का प्रतिनिधि मानते थे, यहाँ भी क्या हुआ तो रूप स्वीकार कर लिया। तो यहाँ रूप बता दिया, प्रतिनिधि तो नहीं है पर ये रूप हैं, ठीक। तो इसमें रूप बताने लगे।
देवताओं का तादात्म्य स्थापित करने लगे। ठीक, गौतम बुद्ध पुरुषोत्त करने के बारे में था यहाँ, और ये इनके पूरे सिस्टम में। आइए अब बात करते हैं विदेशी आक्रमण। यह देखिए यहाँ पे हो गया है भारतीय यूनानी इंडो ग्रीक उत्तर पश्चिमी से पश्चिमी दोषियों के आक्रमण। मौर्य उत्तर काल में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी। मौर्य उत्तर काल में इन्वेजन होने लगे। इनमें सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया ग्रीड के यूनानी थे, जिनमें प्राचीन भारतीय साहित्य में यवन कहा गया है। तो यूनानी थे, इनको यवन भी कहा गया है, यवन या यूनानी। भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय डेमेट्रियस प्रथम को जाता है। डेमेट्रियस प्रथम को इसने 183 ईसा पूर्व के लगभग पंजाब के कुछ लोगों को जीतकर साकल को अपनी राजधानी बनाया था। डेमेट्रियस ने साकल को राजधानी 183 ईसा पूर्व में। डेमेट्रियस ने भारतीयों के राजा की उपाधि धारण की और यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों में वाले सिक्के चलाए। और यूनानी और खरोष्टी ये लिपियों वाले सिक्के चलाए थे। डेमेट्रियस के उपप्रधान यूक्रेटाइट्स ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई थी। यूक्रेटाइट्स ने तक्षशिला की राजधानी बनाई थी। मिनांडर 160 से 130 ईसा पूर्व मिनांडर आए और सबसे प्रसिद्ध यवन शासक थे मिनांडर। मिनांडर 160 से 130 ईसा पूर्व में सबसे प्रसिद्ध यवन शासक थे। उसने भारत में यूनानी सत्ता को स्थायित्व प्रदान किया। मिनांडर बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हैं। संभवतः नागसेन ने इसे बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। तो मिनांडर जो थे ये बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से ये मिनांडर प्रसिद्ध हैं, और संभवतः नागसेन ने इसे बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। नागसेन ने प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंदापनों में बुद्ध भिक्षु नागसेन एवं मिनांडर की बृहद वार्ता का वर्णन है। तो मिनांडर और नागसेन और मिनांडर जो थे इनका वर्णन मिलिंदापनों में है। ठीक, यवन शासक थे 160 से 130 ईसा पूर्व, और जो बुक में लिखा है ये। और इसकी राजधानी साकल थी, शिक्षा का प्रमुख केंद्र साकल। स्ट्रैबो ने लिखा है कि यूनानियों ने गंगा नदी और पाटलिपुत्र तक आक्रमण किया। तो साकल एक बार देखते हैं साकल है क्या रीजन, लेट मी चेक आउट। ये ज़रा थोड़ा सा देख लीजिए साकल के बारे में। ये सांगला या साकल, सांगला भी कहा जाता था, एंशियंट सिटी है एंशियंट इंडिया में। विच वॉज प्रेडेसेसर ऑफ सियालकोट। तो सियालकोट जो है, जो अभी पाकिस्तान के नॉर्दर्न प्रोविंस है, यही साकल। और द सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ मद्रा किंगडम। ये देखिए, और अलेक्जेंडर का भी हुआ था इसमें आक्रमण। मिनांडर एम्ब्रेस्ड, मिनांडर जो थे देखिए यहाँ मिनांडर 1 आया। इम्प्रेस बुद्ध ने डिबेटिंग विद बुद्धिस्ट मॉन्ग एंड रिकॉर्डेड मिलिंदापनों में बुद्धिस्ट मॉन्ग जो थे उनसे देखिए बातें आई आपस में, तो रिकॉर्ड हुई थी मिलिंदापनों में। तो मे बी दिस इज़ द सियालकोट रीजन है। ठीक है, हो गया, बस इतना ही दिखाना था आपको। यहाँ हम साकाल देख चुके हैं, इसको सियालकोट है, सियालकोट को साकाल कहा जाता है। और ये देखिए वर्णन नागसेन का मिलिंदापनों में मिनांडर से हुआ है। ठीक है, तो ये वर्णन मिलिंदापनों में है। स्ट्रैबो बहुत इंपॉर्टेंट है राइटर, लिखा है कि यूनानियों ने गंगा नदी और पाटलिपुत्र तक आक्रमण किए। तो यूनानियों ने गंगा नदी और पाटलिपुत्र तक आक्रमण किए। भारतीय सिक्कों पर पहले केवल देवताओं के चित्र ही अंकित रहते थे। उनका यहाँ नाम और तिथि उत्कीर्ण नहीं की जाती थी। तो देवताओं के चित्र थे, न नाम होता था न तिथि उत्कीर्ण होती थी। जब से उत्तर पश्चिमी भारत पर बैक्ट्रिया के यूनानी राजाओं का शासन आरंभ हुआ, सिक्कों पर राजाओं के नाम व तिथियाँ उत्कीर्ण होने लगीं। तो जब बैक्ट्रिया के यूनानी राजा का शासन आरंभ हुआ, तब सिक्कों पर राजाओं के नाम और तिथि दोनों आने लगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा है। सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने ही लेख वाले सिक्के, मुद्रा लेख वाले सिक्के तथा सोने के सिक्के जारी किए। किसने? इंडो ग्रीक ने। लेख वाले सिक्के और सोने के सिक्के। वास्तव में सिक्कों के इतिहास की दृष्टि से यह काल मौर्योत्तर काल अभूतपूर्व है। मिनांडर के कांस्य मुद्राओं पर धर्मचक्र का चिन्ह मिलता है। तो धर्मचक्र का चिन्ह है कांस्य मुद्राओं पर मिनांडर के। भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था। तो पहला आक्रमण यवनों का, यूनानियों का, ये पुष्यमित्र शुंग के दौर में हुआ था, जिसका उल्लेख गार्गी संहित, युग पुराण खंड तथा मलविकाग्निमित्र में लिखा हुआ है। सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन। तो जिसका उल्लेख
तो जो पुष्यमित्र शुंग के पीरियड में यवनों का आक्रमण था, ये गर्गी संहित युग पुराण खंड याद करिएगा, गर्गी संहित में मेंशन है। तथा और किस किताब में मेंशन है कि यवनों का शुंग पीरियड में आक्रमण हुआ है, वो है मलि विकाग्नि मित्र इन दोनों किताबों में। गंधार एवं मथुरा की बुद्ध व बोधिसत्वों की मूर्ति पर यूनानियों और रोमन कला का प्रभाव, तो यूनानियों कलाओं का और रोमन कलाओं का प्रभाव बुद्ध की इमेजेस पे, बुद्ध के जो इमेज है, बुद्ध की मूर्तियां हैं, इन सबों पे है। देखिए मथुरा में स्टार्ट हुआ था कि बुद्ध जो थे वो इनकी इमेज आइडल नहीं बनाई जाती थी, बल्कि ये इनका आइडल नहीं होता था, बल्कि कोई इमेज बना दी गई या किसी फूल पत्ती ये वो इस तरह से डिपिक्ट किए जाते थे। तो किसी एलिमेंट से कोई चीज़ से डिपिक्ट किए जाते थे, ना कि इनकी एक इमेज होती थी, आइडल नहीं था इनका। फिर यहाँ देखते हैं शक की बात करते हैं। शक की बात भारतीय स्तोत्रों में शकों को साइथियन कहा गया। अंग्रेजी में देखिए ऐसे किया जाए, साइथियन या अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है, तो जो अंग्रेजी माध्यम वाले हैं वो भी देख सकते हैं। तो शको साइथियन नाम दिया गया। यूनानियों के बाद शक आए, तो यूनानियों की अपेक्षा शकों का भारत एक बड़े भाग पर नियंत्रण था। तो शकों का भारत पर एक बड़े भाग पर नियंत्रण था। चीनी ग्रंथ तथा चीनी लेखकों ने शकों को सही तथा सही बाग कहा है। तो चीनी जो ग्रंथ है उनको शकों को चीनी ग्रंथ ने सही और सही बाग कहा है। भारतीय साहित्य में इनके प्रदेश का एक शक द्वीप अथवा शक स्थान कहा गया है। एक 5 शाखाओं में विभक्त थे। ये 5 शाखाओं में शक विभक्त थे, जिनमें प्रथम था अफगानिस्तान, दूसरा पंजाब, तीसरा मथुरा, तो देखो मथुरा में भी थे, चौथा पश्चिमी भारत में तथा 5वीं शाखा ऊपरी दक्कन में स्थापित थी। तो यूपी के मथुरा में भी तीसरा शाखा यूपी के मथुरा में थी। यूपी रिलेटेड एक फैक्ट हो गया ये आपके पास। शक की बात की जाए, शाखा भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। क्या क्षत्रप? शक शासकों की भारत में 2 शाखाएं थीं। उत्तरी क्षत्रप जो तक्षशिला में मथुरा के थे, पश्चिमी क्षत्रप जो नासिक और एक उज्जैन के थे। तो नासिक, उज्जैन और तक्षशिला। पश्चिमी क्षत्रप अधिक प्रसिद्ध थे। तो ये जो नासिक उज्जैन वाले क्षत्रप हैं ये ज़्यादा प्रसिद्ध थे। पश्चिमी क्षत्रपों में शहरात वंश नासिक और नहपान तथा कार्दमक वंश उज्जैन का रुद्रमन सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो आइए जो शक क्षत्रप हैं, तो क्षत्रपों में यहाँ देखा जाए शहरात वंश, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत, शहरात वंश का नहपान था। नहपान रूलर था शहरात वंश का। और कार्दमक वंश का कौन रूलर था? रुद्रमन। अब शहरात वंश नासिक का था और कार्दमक वंश उज्जैन का था। कार्दमक उज्जैन का, शहरात नासिक का, और रुद्रमन जो थे वो कार्दमक उज्जैन के रूलर थे। नहपान ने अपने सिक्कों में अपने को राजा लिखा है। किसने? नहपान ने अपने सिक्कों में। पश्चिमी भारत में राज्य स्थापित करने वाले शकों ने लंबे समय लगभग 4 सदियों तक शासन किया। उन्होंने गुजरात के तटवर्ती समुद्र व्यापारी को काफ़ी लाभ अर्जित किया और बड़ी संख्या में चांदी की मुद्राएं चलाईं। तो चांदी की मुद्राएं इन लोगों ने बहुत चलाईं। भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रमन प्रथम था। रुद्रदामन प्रथम, तो रुद्रमन प्रथम 130 से 150 ईस्वी, जिसका राज्य अधिकार में सिंध, कोकण, नर्मदा घाटी, मालवा, कठियावाड़, गुजरात एक बड़ा भाग था। रुद्रमन ने गरनार पर्वत पर स्थित कठियावाड़ के अर्धशुष्क क्षेत्र की प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। क्वेश्चन कई बार पीसीपीएस में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है कि रुद्रमन के गरनार पर्वत पर स्थित कठियावाड़ के अर्धशुष्क क्षेत्र के प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया। और इस झील का निर्माण मौर्य काल में हालांकि हुआ था और इसका समय सौराष्ट्र प्रांत का शासक सुविशाख था। तो इसके समय जो सौराष्ट्र प्रांत का शासक था वो सुविशाख था। और सुदर्शन झील का करवाया था किसने? रुद्रमन ने। ये संस्कृत के रुद्रमन बड़े प्रेमी थे। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। तो जूनागढ़ अभिलेख जो रुद्रमन जी ने जारी किया था वो एकदम प्योर संस्कृत भाषा में अभिलेख है। पूर्व के जो भी लंबे अभिलेख इस देश में पाए जाते हैं सभी प्राकृतिक भाषा में हैं। तो पूर्व के जो भी लंबे अभिलेख हैं वो प्राकृतिक भाषा में। रुद्रमन ने क्या किया कि संस्कृत के प्रेमी थे और जूनागढ़ का अभिलेख संस्कृत में लिखवाया था। रुद्रमन अपने समकालीन शतकर्णी राजा
पुत्र पुलामवी, एक इनके जो समकालीन कौन थे रुद्रमन के, विशिष्ट पुत्र पुलामवी के 2 बार हराया, परंतु निकट संबंधी होने कारण उसे नष्ट नहीं किया। रुद्रमन ने रुद्रदामक नामक सिक्के का प्रचलन किया। रुद्रमन ने नाम ही से लग रहा है, रुद्रदामक सिक्के। इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उसे पराजित कर पश्चिमी क्षत्रपों के राज को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो गुप्त शासक जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हें विक्रमादित्य ने उसे पराजित कर पश्चिमी क्षत्रपों के राज को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। हिंद पार्थी या पल्लव, यह हम अगले लेक्चर्स करेंगे, हिंद पार्थियन या पल्लव।